अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी का एक और लेक्चर आप लोगों के सामने पेश करूंगा, जिसको मैंने केस कंट्रोल स्टडी का नाम दिया है। मैंने पहले आप लोगों के सामने एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी का क्लासिफिकेशन बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें हमारे पास दो किस्म के स्टडीज़ है, एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी और एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी। और पैर ऑब्जर्वेशन स्टडी में हमारे पास पैरा डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ और एनालिटिकल स्टडीज़ थे। डिस्क्रिप्टिव स्टडी को ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जो एनालिटिकल स्टडी है उसके फर्दर टाइप है, उसमें केस कंट्रोल स्टडी है, कोहॉर्ट स्टडी है। तो ये उसमें आज हम पढ़ेंगे केस कंट्रोल स्टडी को, जो कि एनालिटिकल स्टडी का एक टाइप है। केस कंट्रोल स्टडी जिस तरह नाम से जाहिर है, इसमें हमारे पास दो ग्रुप होते हैं। एक केसेस होते हैं जिसमें डिजीज़ होती है और एक कंट्रोल होते हैं जो कि डिजीज़ फ्री होते हैं। तो ये दो ग्रुप हम बनाते हैं और फिर उसमें हम स्टडी करते हैं। जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था उसको हम टेस्ट करते हैं इस केस कंट्रोल स्टडी की वजह से। तो इसमें हम ये करते हैं, इसमें 3 फीचर है। एक तो ये कि इसमें जो डिजीज़ है और जो इफ़ेक्ट है, यानी जो एक्सपोजर है और जो आउटकम है, वो पहले से हमारे पास मौजूद होते हैं। यानी फ़र्ज़ करें स्मोकिंग है और लंग कैंसर है, तो पहले से हमारे पास मौजूद होते हैं। हम सिर्फ देखना ही चाहते हैं कि आया इनका ताल्लुक़ है या नहीं। दूसरा इसका फ़ीचर ये है कि ये इफ़ेक्ट तो काज जाता है, यानी ये इसको रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी इस वजह से कहते हैं कि इसका ताल्लुक़ ये इफ़ेक्ट से काज तक हमें पहुंचाता है। मिसाल के तौर पर लंग कैंसर है तो अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से है या नहीं, तो इसके लिए हम केस कंट्रोल स्टडी करेंगे। केस कंट्रोल स्टडी को बैकवर्ड लुकिंग स्टडी या रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी या ट्रोहॉक स्टडी भी कहते हैं। तो तीसरा जो फीचर है वो ये है कि हमारे पास इसमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है जो कि डिजीज़ फ्री ग्रुप होता है, और ये इसका मकसद ये होता है कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया था उसको, या हम सब इसके जब नतीजे निकालते हैं तो या वो कंट्रोल ग्रुप की वजह से वो सपोर्ट होगा, यानी वो सही साबित होगा, और या वो गलत साबित होगा। तो बेसिक स्टेप्स क्या है केस कंट्रोल स्टडी को जब हम करते हैं, तो हम किन किन स्टेप से गुजर कर करते हैं। तो उसमें हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केसेस कंट्रोल और केसेस का सिलेक्शन है। नंबर 2 मैचिंग है। नंबर 3 मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर एंड नंबर 4 एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। केसेस और कंट्रोल को हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं? पहले हम केसेस को डिफ़ाइन करते हैं कि वो लोग जिनमें ये इलामात होंगे तो हमारे पास केस होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाते हैं और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। मिसाल के तौर पर अगर हम स्मोकिंग और लंग कैंसर का एसोसिएशन मालूम करना चाहते हैं, तो पहले हम लंग कैंसर के लिए एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनाएंगे कि ये फीचर जब हमारे पास मौजूद हो तो लंग कैंसर होगा, और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बनाएंगे। तो केसेस के लिए हमारे पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाना पड़ता है पहले। केसेस हमारे पास हॉस्पिटल से भी हम हासिल कर सकते हैं, अपने स्टडी में शामिल कर सकते हैं, या जनरल पॉपुलेशन में से भी हम केसेस को सेलेक्ट करके अपने स्टडी में शामिल कर सकते हैं। जो कंट्रोल है, कंट्रोल हमारे पास उसके डिफरेंट सोर्सेज है। उसमें हमारे पास हॉस्पिटल कंट्रोल, हॉस्पिटल से हम ले सकते हैं। इसके अलावा रिलेटिव से भी, जो हमारे पास सिबलिंग है या दूसरे रिलेटिव है, उनसे हम सोर्सेज को कंट्रोल को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नाइबरहुड, हमारे भी जो नाइबरहुड है उससे भी हम कंट्रोल को ले सकते हैं। जनरल पॉपुलेशन में से भी हम कंट्रोल को ले सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हॉस्पिटल कंट्रोल कैसे होते हैं? तो हॉस्पिटल में तो सारे बीमार होते हैं, वो कैसे कंट्रोल होते हैं? डिजीज़ फ्री नहीं होते। तो इसमें यह है कि फ़र्ज़ करें अगर हम लंग कैंसर और स्मोकिंग के आपस में ताल्लुक़ मालूम करना चाहते हैं, तो मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, वो ब्रेस्ट कैंसर या किसी और बीमारी या नॉन कैंसरस बीमारी से मुब्तला है, तो चूँकि वो लंग कैंसर में मुब्तला नहीं है, अगरचे वो किसी दूसरी बीमारी में मुब्तला है, लेकिन वो लंग कैंसर में वो मुब्तला नहीं है, तो वो लंग कैंसर के लिए एक कंट्रोल हो गया है, क्योंकि वो लंग कैंसर से फ्री है अगर ब्रेस्ट कैंसर में वो मुब्तला है। तो इसमें यह है कि ये इतना वैलिड सोर्स नहीं है कंट्रोल का, क्योंकि इसमें हमारे पास सिलेक्शन बाइस होता है।
तो बाइस की वजह से फिर सारे रिज़ल्ट जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर हम मैचिंग करते हैं। मैचिंग में हम क्या करते हैं कि मैचिंग का मकसद ये होता है कि हमारे पास कंफाउंडिंग फैक्टर जो है ना उसको हम कम करें। कंफाउंडिंग फैक्टर हर वो फैक्टर जो कि एक्सपोजर और आउटकम दोनों में, यानी केसेस और कंट्रोल दोनों में पाया जाता है, और इसकी वजह से हमारे पास रिज़ल्ट मुतासर होने का अंदेशा होता है। मिसाल के तौर पर हम स्मोकिंग और लंग कैंसर का एसोसिएशन मालूम करना चाहते हैं, तो बीच में कोई और डिजीज़ है, तो ये हमारे पास अगरचे इसका कोई ताल्लुक नहीं है स्मोकिंग और लंग कैंसर के साथ, लेकिन वो जो है ना एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो हमारे पास असरअंदाज हो सकता है। तो फिर उसके लिए हम मैचिंग करते हैं। कंफाउंडिंग को हम मैचिंग से भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा रैंडमाइजेशन के थ्रू भी हम कम कर सकते हैं, और इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन, यानी हम अपनी स्टडी पॉपुलेशन को रिस्ट्रिक्ट करें, ख़ास लोगों को ले कि इन में मैं स्टडी करूँगा, तो फिर हमारे पास कंफाउंडिंग कम हो जाता है। और इसके अलावा स्ट्रेटिफिकेशन, हम स्टेट बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं स्टडी पीपल का, तो ऐसे भी कंफाउंडिंग कम हो जाता है। जो बेसिक डिज़ाइन है केस कंट्रोल स्टडी का वो है हमारे पास ट्रू क्रॉस ट्रू टेबल। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एपिडेमियोलॉजी में। आगे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वो इसी के थ्रू हल होते हैं। ट्रू क्रॉस ट्रू टेबल क्या है? ये बेसिकली हमारे पास एक्सपोजर और डिजीज़ के दरमियान रिलेशन को मालूम करने के लिए एक टेबल हम बनाते हैं, जिसमें ऊपर हम डिजीज़ को लेते हैं, फिर उसमें जिन ग्रुप में डिजीज़ पाया जाता है उसको हम केसेस कहते हैं, और जिन में नहीं पाया जाता उसको कंट्रोल कहते हैं। तो एक तरफ केसेस और कंट्रोल ऊपर, और फिर दरमियान साइड में फिर हम एक्सपोजर लेते हैं, उसके साथ एक्सपोजर में हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। क्योंकि हमने पॉपुलेशन को केसेस और कंट्रोल में डिवाइड किया था, और फिर हमने केसेस को भी दो ग्रुप में डिवाइड किया था। एक को वो जो कि एक्सपोज से किसी खास डिफरेंट एजेंट को, और दो जो कि अनएक्सपोज से। इसी तरह कंट्रोल को भी हम एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो इस ट्रू क्रॉस ट्रू टेबल के थ्रू हम ये मालूम करना चाहते हैं कि केसेस कितने और कंट्रोल कितने हैं, उनके एक्सपोजर रेट्स को हम मालूम करते हैं। ये हम किस तरह मालूम करेंगे? ये सर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है कि हमारे पास लंग कैंसर है और स्मोकिंग क्या ट्रू क्रॉस ट्रू टेबल है। तो मैंने केसेस लिखे हैं और कंट्रोल और स्मोकर और नॉन स्मोकर। तो जो स्मोकर है उनमें जो केसेस है वो 33 है, और जो कंट्रोल है वो 55 है। तो टोटल 88 स्मोकर है। और नॉन स्मोकर जो है ना उसमें केसेस, यानी जो हमारे पास डिजीज़ जिसमें पाया जाता है वो 2 है, और जिनमें पाया जाता नहीं जाता वो 27 है। तो वो टोटल 29। तो अगर हम इसमें केसेस को मालूम करना चाहते हैं तो हम किस तरह मालूम करेंगे? तो इसी ट्रू क्रॉस ट्रू टेबल से हम इस तरह मालूम करेंगे कि A/A+C, यानी यहाँ पर A 33 है और C जो है ना वो 27 है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 94.2% आता है। और जब हम कंट्रोल को कैलकुलेट करते हैं तो B/B+D, B यहाँ पर 55 है, और B+D और D जो है ना हमारे पास 27 है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 67.0% आता है हमारे पास एक्सपोजर रेट्स। इसके बाद हम ये देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट आखिरी स्टेप है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। उसमें हम मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर, इसमें हम एक्सपोजर के मेजरमेंट करते हैं कि हमें एक्सपोजर कितना एक्सपोज किया था, ज़्यादा था या नहीं, तो उसमें हम वो करते हैं। इसके अलावा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इंतहाई इम्पॉर्टेंट आखिरी स्टेप जो है ना, इसमें हम ये करते हैं कि हम रिलेटिव रिस्क और ऑड्स रेशो के थ्रू हम एसोसिएशन और स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन को मालूम करते हैं। यह पर रिलेटिव रिस्क, ये बेसिकली इसका मकसद ये है कि हमारे पास एक्सपोज ग्रुप और अनएक्सपोज ग्रुप के दरमियान हम रिस्क को मालूम करें कि उनके दरमियान किन में ज़्यादा रिस्क है। मीन अगर एक्सपोज ग्रुप में ज़्यादा रिस्क है तो कितना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अनएक्सपोज। तो यहाँ पर यह है कि चूँकि हमारे पास केस कंट्रोल स्टडी का ये एक डिसएडवांटेज है कि ये हमें इंसिडेंस के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं देता। तो इस वजह से रिलेटिव रिस्क के चूँकि फार्मूले में इंसिडेंस एमंग एक्सपोज्ड बाय इंसिडेंस एमंग अनएक्सपोज्ड, तो इसमें इंसिडेंस पाया जाता है। तो इस वजह से हमारे पास ट्रूली ये रिलेटिव रिस्क केस कंट्रोल स्टडी में यूज़ नहीं होता, बल्कि ये कोहॉर्ट स्टडी में यूज़ होता है। और इस वजह से ये केस कंट्रोल स्टडी का एक डिसएडवांटेज है कि ये हमें इंसिडेंस के बारे में मालूमात नहीं देता।
जो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है केस कंट्रोल स्टडी में, वो हम कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए हम ऑड्स रेशो इस्तेमाल करते हैं, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट रेशो भी बोलते हैं। ये हम वही 2/2 टेबल से लेते हैं, जिस तरह वहाँ पर हमने ABCD नाम दिए थे, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं A×D/B×C। इससे हम फिर स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन मालूम करते हैं। जिस तरह अगर हम यहाँ पर इस टेबल के वैल्यू पुट करें जो हमने यहाँ पर लेके थे स्मोकिंग और लंग कैंसर के, जो हमने 2/2 टेबल बनाया था, तो वहाँ पर A×D/B×C अगर हम कैलकुलेट करें 33 × 27/55 × 2, तो उससे हमारे पास 8.1 रिज़ल्ट आता है। अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह होगा कि जो हमारे पास ये जो लंग कैंसर था, ये स्मोकर में एक्सपोज जो है ना, वो उसमें 8.1 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप। तो इससे हमारे पास ये पता चला कि स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन 8.1 गुना ज़्यादा है एक्सपोज्ड पर्सन में एज़ कम्पेयर टू स्मोकर के जो एक्सपोज है एज़ कम्पेयर टू अनएक्सपोज्ड। तो इससे ऑड्स रेशो से हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी ये मालूमात हासिल होते हैं। अच्छा, अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं कि हमारे पास एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये है कि केस कंट्रोल स्टडी इजीली होती है, ये रिपीट स्टडी है, इसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते, और इसके अलावा इसके लिए हमारे पास बहुत थोड़े सब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है, मींस केसेस और कंट्रोल बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं चाहिए। और इसके अलावा ये स्टडी जो है ना, ये इसके एथिकल प्रॉब्लम भी इतने ज़्यादा नहीं होते, और इसमें हम मल्टीपल सेवरल एटियोलॉजिकल फैक्टर को बैक वक्त स्टडी कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर हम रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर हमारे पास इंसिडेंट्स के बारे में यह हमें कोई मालूमात नहीं देता। दूसरा ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम बाइस का प्रॉब्लम है, यहाँ पर बाइस बहुत ज़्यादा आता है इन केस, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ हॉस्पिटल कंट्रोल जिसको सिलेक्शन बाइस कहते हैं। बाइस क्या होता है? बाइस बेसिकली ये एक सिस्टमिक एरर होता है हमारे पास। जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको फिर इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो इस दौरान हमारे पास एक एरर आ जाता है, सिस्टमिक एरर, उसको बाइस कहते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप का होता है, एक होता है सब्जेक्ट बाइस, एक होता है इन्वेस्टिगेटर बाइस, और एक होता है एनालाइजर बाइस। सब्जेक्ट बाइस जैसा नाम से जाहिर है, जब कोई सब्जेक्ट की वजह से कोई बाइस एरर आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर रिकॉल बाइस, जब कोई सब्जेक्ट के ना उससे कोई डेटा हम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उसको रिकॉल नहीं होता, मेमोरी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से जो बाइस आता है उसको रिकॉल बाइस या सब्जेक्ट बाइस कहते हैं। इन्वेस्टिगेटर बाइस, यानी इन्वेस्टिगेटर की वजह से जो बाइस आता है, जैसे मिसाल के तौर पर सिलेक्शन बाइस, कि वो केसेस और कंट्रोल में किन लोगों को सेलेक्ट करता है, तो ऐसे भी बाइस आता है। और इसके अलावा एनालाइजर बाइस, जो शख्स एनालिसिस करता है, उस वजह से जो बाइस आता है उसको एनालाइजर बाइस कहते हैं। जो ये तो बाइस के डिफरेंट एग्जांपल हो गए, तो ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस में बाइस है। और इसके अलावा इंसिडेंट्स के बारे में मालूमात नहीं देता। इसके अलावा ये हमें काजेज और एसोसिएटेड फैक्टर को डिफरेंशिएट नहीं करता। तो ये केस कंट्रोल स्टडी के बारे में एक मुकम्मल वीडियो थी, जिसमें मैंने इसके तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया कि हम इसको किस तरह करते हैं, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसानात क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, और इसके मेन डिज़ाइन क्या है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके।